स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या साउंड और जो स्क्रीन है वो क्लियर नज़र आ रही है? कोई स्टूडेंट बता दे। ये हमारे पास उस्मान हैदर ही है पूछने के लिए। जी बेटा। जी सर, हर चीज़ प्रॉपरली वर्क कर रही है। चलो ठीक है जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज किलेटिंग लिगेंड्स एंड किलेट्स। ये आप इसे चीलेट नहीं पढ़ेंगे बल्कि आप इसे पढ़ेंगे कीलेट। जैसे आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, केमिस्ट्री पढ़ते हैं CHE जो है, ये इसे ची नहीं पढ़ेंगे बल्कि आप इसे की पढ़ेंगे, कीलेट्स। और ये है कीलेटिंग लिगेंड्स। इसको ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि अगर बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड जो है सेम मेटल आयन के साथ बाइंड कर जाए, यानी जो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड है उसके जितने भी डोनर एटम हैं, एटलीस्ट 2 डोनर एटम्स, वो सेम सेंट्रल मेटल के साथ बाइंड कर जाएं, तो इससे हमारे पास जो है रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है। तो जो रिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसे हम किलेट कहते हैं, और जो बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड है उसे हम किलेटिंग लिगेंड कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमने काफ़ी मॉलिक्यूल्स अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। उनमें से हमने एक लिगेंड डिस्कस किया हुआ है। जो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस किए उनमें हमने काफ़ी हद तक जो है काफ़ी कंपाउंड्स में ये इथाइलिन डाइमीन जो है, ये वाला जो लिगेंड है इसको डिस्कस किया है। इथाइलिन डाइमीन का फार्मूला होता है NH2 CH2 CH2 NH2। ये हमारे पास इथाइलिन डाइमीन है। यानी इथाइलिन क्यों कहते हैं? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला जो इतना पार्ट है इथाइलिन है। और इस वाली कार्बन के साथ भी एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है एक, और इस वाली कार्बन के साथ भी एक NH2 लगा हुआ है। इसका मतलब ये डाइमीन है, इथाइलिन डाइमीन। ठीक है। अब इसमें इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, यानी इस लिगेंड में 2 डोनर एटम है। ये वाला जो नाइट्रोजन है इस ये भी डोनर एटम है, और ये वाला जो नाइट्रोजन है ये भी डोनर एटम है। से अगर इथाइलिन डाइमीन जो है कॉपर आयन के साथ जुड़ जाए, अब ये वाला नाइट्रोजन भी कॉपर के साथ जो है डेंटेशन कर ले या इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना ले, और ये वाला जो है NH2, इसमें जो नाइट्रोजन है ये भी अपना लोन पेयर जो है कॉपर को दे के उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना ले। तो ये बेसिकली कौन सा लिगेंड है? ये बेसिकली बाइडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि इसमें 2 डोनर एटम्स हैं। इन्होंने सेम मेटल के साथ जो है इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। ठीक है। अब अगर बाइडेंटेड जो लिगेंड है, जब से ट्राइडेंटेड कोई भी अगर सेम मेटल के साथ जुड़ जाता है तो इससे हमारे पास रिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये हमारे पास रिंग कॉम्प्लेक्स है, रिंग स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज अ कीलेट। रिंग कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज कीलेट। और जिस लिगेंड की वजह से रिंग कॉम्प्लेक्स बना, यानी जिस बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड की वजह से रिंग कॉम्प्लेक्स बना, इसको हम कहते हैं कीलेटिंग लिगेंड। अब बेसिकली कॉपर के साथ जो है एक इथाइलिन डाइमीन नहीं जुड़ता बल्कि 2 इथाइलिन डाइमीन जुड़ते हैं। यहाँ पर आप देखें कि कॉपर के साथ जो है इथाइलिन डाइमीन जो है उसके कितने मॉलिक्यूल्स अटैच हैं? 2 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। एक ये मॉलिक्यूल अटैच हो गया, इसी तरह आप एक और मॉलिक्यूल कर लें NH2 CH2 CH2, ये भी आप कर लें NH2। अब इस इथाइलिन डाइमीन में भी 2 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर भी कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ जाएगा। ये वाला नाइट्रोजन भी कॉपर के साथ जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ जाएगा। अब इसका मतलब है ये वाला जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ है? एक इथाइलिन डाइमीन के साथ, सॉरी, एक कॉपर के साथ 2 इथाइलिन डाइमीन जुड़े हैं। ये वाला भी इथाइलिन डाइमीन जुड़ा है, ये वाला भी इथाइलिन डाइमीन जुड़ा है। ठीक है। तो इससे हमारे पास जो है रिंग कॉम्प्लेक्स बना है। अब इस कॉम्प्लेक्स में ज़ाहिर बात है 2 रिंग्स हैं,
एक ये ऊपर वाला रिंग है और एक ये नीचे वाला रिंग है। अब जिस भी कॉम्प्लेक्स में रिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा उसको हम कीलेट बोलेंगे, ठीक है। इसको कीलेट भी बोलते हैं या साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और कीलेट का जो बनना है इसे हम किलेशन या साइक्लाइजेशन बोलते हैं, यानी प्रोसेस इन विच किलेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। और इसके अलावा जो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है जिसकी वजह से रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं किलेटिंग लिगेंड। तो आई होप सो आप लोगों को किलेट के बारे में अब अच्छा खासा पता चल गया होगा। तो अब हम जो है वो इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। अब आपकी बुक में और भी इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो अब हम इनको देख लेते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया है कि कॉपर के साथ जो है एक ये इथाइलिन डाइमीन जुड़ा हुआ है, NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। एक ये रिंग बन रहा है और एक ये इथाइलिन डाइमीन जुड़ा हुआ है कॉपर के साथ, सेम कॉपर के साथ, तो NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। तो इसे जो रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम कहेंगे मतलब जो है वो रिंग स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स को, दैट इज किलेट। अब आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास इसमें सेंट्रल मेटल जो है आयरन है। अब आयरन के साथ जो है ऑक्सालेट आयन जुड़े हुए हैं, ये ऑक्सालेट आयन है। ऑक्सालेट आयन का फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर C डबल बॉन्ड O, इस वाली कार्बन के साथ भी एक ऑक्सीजन जो है वो जुड़ी है, इस वाली कार्बन के साथ भी एक ऑक्सीजन जुड़ी है, और ये वाले जो ऑक्सीजन हैं इन पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये वाला ऑक्सालेट आयन है। अब यहाँ पर देखें, इस आयरन के साथ, एक आयरन के साथ कितने ऑक्सालेट आयन जुड़े हुए हैं, एक ये ऑक्सालेट आयन है, दूसरा ये ऑक्सालेट आयन है, तीसरा ये ऑक्सालेट आयन है। अब ऑक्सालेट आयन के पास कितने डोनर एटम है, ये वाली ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, ये वाली ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है। अब अगर ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है ये भी आयरन के साथ जुड़ जाए, ये वाला आयरन ये वाला जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये भी आयरन के साथ डेंटेशन कर ले, तो इससे हमारे पास जो है रिंग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इस रिंग कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे कीलेट और इस ऑक्सालेट आयन को कहेंगे किलेटिंग लिगेंड। ये हमारे पास किलेटिंग लिगेंड है। अब इसमें क्योंकि दो डोनर एटम है इसलिए बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो रिंग बन रहा है कितने कॉर्नर वाला है, एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन है, दूसरे कॉर्नर पे कार्बन है, तीसरे कॉर्नर पे भी कार्बन है, चौथे कॉर्नर पे ऑक्सीजन है, और पांचवा कॉर्नर जो है वो मेटल का, यानी ये 5 मेंबर्ड रिंग है। इस तरह ये वाला जो रिंग है ये भी 5 मेंबर्ड है और ये वाला रिंग जो है ये भी 5 मेंबर्ड है। अगर आप इसमें देखें, जब इथाइलिन डाइमीन का रिंग बन रहा था उसमें एक कॉपर का कॉर्नर, दूसरा नाइट्रोजन का, तीसरा कार्बन का, चौथा कार्बन का, पांचवा नाइट्रोजन का। यानी ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं इसमें जो रिंग है वो 5 कॉर्नर्ड है, 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, ठीक है। अब बेटा याद रखना है कि अगर वो जो रिंग है वो 3 कॉर्नर वाला है तो इसमें होगा रिंग स्ट्रेन, यानी ये अनस्टेबल होगा, इसमें होगा रिंग स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है तनाव। ऐसा जो रिंग होता है वो अनस्टेबल होता है। 3 कॉर्नर या 3 मेंबर रिंग इज अनस्टेबल। इसलिए ये वाला हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ये हाइड्राजीन, हाइड्राजीन में 2 डोनर एटम है, NH2 NH2। सॉरी एक मिनट, स्टूडेंट हैंड रेज कर रहा है, तो स्टूडेंट जो है वो, हाँ जी बेटा। जी बेटा। जी मैंने आपसे पूछना आपकी था कि आयरन के साथ ये जो थ्री ऑक्सलेट आयंस जो अटैच है। सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। जी बेटा। सर मैंने आपसे पूछना था कि आयरन के साथ 3 ये जो ऑक्सलेट आयंस अटैच हैं।
हाँ जी ये अटैच है। 5 मेंबर्ड कैसे हैं? 5 मेंबर्ड कैसे हैं ये? 5 मेंबर कैसे हैं ये? जी अच्छा इधर देखो, आयरन जो है ये एक कॉर्नर हो गया, जी दूसरा कॉर्नर ऑक्सीजन का हो गया, तीसरा कॉर्नर कार्बन का, चौथा कार्बन का कॉर्नर, जी पांचवा कॉर्नर ये जी ऑक्सीजन का। तो इस रिंग में जी कितने ठीक है, कॉर्नर थैंक आते यू हैं? सर। 5। हाँ, ये वाला जो है ना, ऐसा जो रिंग है जिसमें 5 कॉर्नर हो, 5 मेंबर्ड रिंग, ये स्टेबल है। जी अच्छा जो 3 कॉर्नर रिंग है, इसमें होता है रिंग स्ट्रेन, ये क्या होता है? अनस्टेबल। अब देखिए ना, जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में क्या शो किया गया कि मेटल के साथ जो है, मेटल के साथ हाइड्राजीन लगा हुआ है। हाइड्राजीन का फार्मूला है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। अब अगर ये वाला लोन पेयर भी डेंटेशन कर ले, ये वाला लोन पेयर भी डेंटेशन कर ले, तो इससे हमारे पास कितने कॉर्नर वाला रिंग बनना है? एक, ये दो, ये तीन। 3 कॉर्नर वाला जो रिंग है ये अनस्टेबल होता है। नहीं, मजाक हो रहा है। 3 कॉर्नर रिंग जो है वो क्या हो रहा है? 3 कॉर्नर रिंग जो है वो अनस्टेबल है, इसलिए ऐसे जो रिंग्स, ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो नहीं बनते। ठीक है, तो इसलिए हाइड्राजीन बेशक इसमें 2 डोनर एटम्स हैं, लेकिन ये बाइडेंटेड लिगेंड के तौर पर मोस्टली एक्ट नहीं करता। बहुत रेयरली अगर एक्ट करता हो तो एक रेयर केस है, लेकिन मोस्टली ये बाइडेंटेड लिगेंड के तौर पर एक्ट नहीं करता। इसमें बेशक 2 डोनर एटम है, लेकिन रिंग स्ट्रेन की वजह से ये जो इसका कॉम्प्लेक्स होगा अनस्टेबल होगा। अच्छा, तो अब बेटा वंस अ मिनट, एक मिनट ज़ुबैर, मैं इसको रेज कर लूँ। बल्कि आप क्वेश्चन पूछना है तो आप ज़ुबैर क्वेश्चन पूछ लो आप। जी बेटा। सर आपने ये कहा कि ये अनस्टेबल होगा, तो जरा इसको सर थोड़ा दोबारा रिपीट कीजिएगा। अच्छा एक मिनट, ये जो थर्ड एग्जांपल है। अच्छा एक मिनट, जी बेटा ज़किया। अच्छा बेटा मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 3 मेंबर रिंग जो है वो क्यों अनस्टेबल है। आप लोगों ने अगर साइक्लो अल्केन्स वाला चैप्टर पढ़ा है, तो साइक्लो अल्केन्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा वहाँ पर भी कि जो 3 मेंबर्ड साइक्लो अल्केन्स होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं। 4 मेंबर्ड जो साइक्लो अल्केन्स हैं ये कुछ स्टेबल हैं। 5 कॉर्नर जो साइक्लो अल्केन्स हैं ये उससे स्टेबल हैं, और सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो 6 कॉर्नर साइक्लोअल्केन है, जैसे साइक्लोहेक्सेन। अब ये वाली जो है वो क्यों अनस्टेबल है, इसकी वजह ये है, यहाँ पर देखें, जब भी कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनना है तो कार्बन ने होना है sp3 हाइब्रिड। अब जब भी कार्बन sp3 हाइब्रिड होगी तो उसके जो 4 बॉन्ड्स होंगे, मतलब ये वाला बॉन्ड का इस बॉन्ड से एंगल जो होगा वो 109 डिग्री होगा। ठीक है, अब इस बॉन्ड से जो एंगल होगा वो कितना होगा? 109 डिग्री, यानी टेट्राहेड्रल शेप। अब साइक्लोहेक्सेन जो है इसमें भी कार्बन के साथ जो है सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये वाली कार्बन जो है ये भी sp3 हाइब्रिड है, ये वाली कार्बन भी sp3 हाइब्रिड है, ये वाली कार्बन भी sp3 हाइब्रिड है। अब इनका इस कार्बन के बॉन्ड का इस कार्बन के बॉन्ड से एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री। लेकिन आप सब लोग जानते होंगे ट्राइंगल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री। होना कितना चाहिए? 109.5 डिग्री। इसका मतलब ये है, क्या ये जो बॉन्ड है क्या ये स्टेबल है? क्या ये जो इतना ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो एंगल है, क्या इसको स्टेबिलिटी दे रहा है? एक मिनट,
यार क्वेश्चन का आंसर रिपीट होने दें, कौन सा हैंड रेज कर रहा है? तो यहाँ पर बेटा आप देखो कि ये वाला जो है ना एंगल, ये हमारे पास 60 डिग्री बन रहा है ट्रायंगल में, तो इसलिए यहाँ पर भी एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब ये वाली जो है ना नाइट्रोजन, ये sp3 हाइब्रिड है। sp3 हाइब्रिड जो है वो 60 डिग्री एंगल को मतलब जो है वो उसके साथ जाहिर बात है स्टेबल नहीं रह सकती। तो जाहिर बात है ये वाला जो रिंग है हाईली अनस्टेबल है, हाईली इसमें रिंग स्ट्रेन है। लेकिन अगर ये 4 कॉर्नर्ड होगा तो उसमें जाहिर बात है एंगल जो है 60 डिग्री से इंक्रीज होके किस पे चला जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल बढ़ जाएगा। इसका मतलब है जब एंगल बढ़ेगा ये वाली वैल्यू जो है 109 के ज़्यादा क्लोज चली गई है। पहले 60 डिग्री था, अब कितना हो गया, अब हो गया ये 4 कॉर्नर रिंग में 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 109 के ज़्यादा क्लोज चला गया। 5 कॉर्नर में और ज़्यादा बॉन्ड ज़रा थोड़ा सा खुल जाएगा, इसलिए 5 कॉर्नर वाले रिंग जो हैं स्टेबल हैं, ठीक है। उससे अनस्टेबल जो है 4 कॉर्नर वाले हैं, और सबसे अनस्टेबल जो है वो 3 कॉर्नर वाले हैं। तो 3 कॉर्नर वाले रिंग जो हैं वो मोस्टली नहीं बनते, क्योंकि इनमें होता है रिंग स्ट्रेन। इनका जो बॉन्ड एंगल होता है ना वो इनको अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और रिंग को स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता। तो आई होप सो इसके बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अब। तो अगर क्लियर हो गया है तो अब हम आगे चलें। अब किसी एक बच्चे से पूछ लेते हैं कि समझ आई है या नहीं आई। उस्मान से पूछ लेते हैं हम। जी उस्मान, 3 कॉर्नर रिंग क्यों जी सर अनस्टेबल है? समझ सर, क्योंकि इसमें होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन उसका एंगल 109 होना चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ 60 का एंगल बनता है, इस वजह से ये हाँ इसको अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। हाँ जी, लेकिन अगर 4 कॉर्नर रिंग बन जाए ना तो उसमें एंगल जो है आपको यस पता है सर। 4 कॉर्नर रिंग में अगर आप एक रेक्टेंगल की या स्क्वायर शेप की एग्जांपल ले लें, उसमें आपको पता होगा इंटरनल एंगल जो है वो 90 सर डिग्री होता 90 है। का बन जाता तो है। अब यस। वो 109 के वैल्यू ज़्यादा क्लोज चली गई है ना, तो इसलिए जो है यस वो, सर। इसलिए जो रिंग तो स्ट्रेन है या जो अनस्टेबिलिटी वाला फैक्टर है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, ठीक है। यस। मिसाल के तौर पर आपको भूख लगी हो 7 दिनों से, आपको अगर एक बिल्कुल नहीं रोटी दे रहे, इसका मतलब है आपको तड़प होगी। लेकिन अगर आपको आधी रोटी दे दी जाए, उस कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना, यानी थोड़ा सा आपको यस। स्टेबिलिटी तो मिलेगी। अगर आपको 2 रोटियां दे दी जाएं ठीक ठीक है सर। फिर क्या होएगा? कुछ भी नहीं सर, फिर अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। 2 रोटियां दे दी जाएं फिर अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। फिर आप लोग स्टेबल हो जाओगे फुली, ठीक है जी, थैंक यू। अब बेटा अगर मोनोडेंटेट लिगेंड्स लगे हो ना, तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स के लगने से रिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हो या Cl ग्रुप लगा हो, क्लोराइड एंड या अमाइडो ग्रुप लगा हो, तो इससे रिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, ठीक है। और हाइड्राजीन का भी लिखा हुआ है कि ये 3 कॉर्नर रिंग बनाएगा, इसलिए 3 कॉर्नर रिंग जो है वो हाईली अनस्टेबल होगा, और इसके अलावा इस तरह के कॉम्प्लेक्स में जो रिंग स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा होगा। अब उसके बाद बेटा उन्होंने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कीलेट्स। अब यहाँ पर बेटा उन्होंने बताया कि कीलेट्स जो हैं उनकी 2 टाइप्स हैं। एक हैं कीलेट्स, फर्स्ट टाइप है इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और एक टाइप है इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सेकंड ऑर्डर। अगर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इस पे ओवरऑल चार्ज 0 है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इस पे ओवरऑल चार्ज 0 है। अगर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कोई ना कोई चार्ज आ जाए, जैसे इस कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल कौन सा चार्ज है +3, इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है -1, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिन पे ओवरऑल कोई ना कोई चार्ज उन्हें कहते हैं इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। इनकी जो नेचर है ये क्या होती है, आयनिक होती है, ठीक है। और
ये वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। यानी जैसे आप देखें, आपने पढ़ा हुआ है कि जो स्पीशी आयनाइज हो जाए सॉल्यूशन में जाके, यानी आयन जनरेट कर दे, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अगर मिसाल के तौर पर हम ये कॉम्प्लेक्स को पानी में डालें तो ये ज़ाहिर बात है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में आयनाइज हो जाएगा। से अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CO, इथाइलिन डाइमीन कितने लगे हुए हैं 3, और इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है +3, और इसके साथ जो है वो 3 क्लोराइड लगे हुए हैं। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालेंगे क्या होगा, 3 क्लोराइड आयंस अलहदा हो जाएंगे, और इसके अलावा CO EN3 पॉजिटिव 3 ये वाला आयन जो है वो अलहदा हो जाएगा। अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसको पानी में डालने से, क्योंकि आयनाइज हो गया ये, इसने आयन जनरेट किए, ठीक है, तो ऐसा जो कॉम्प्लेक्स होगा इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड है इसलिए इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होंगे, ये लो वोलेटाइल होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे कॉम्प्लेक्स की बात करें जिस पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, जैसे CO GLY3, इस कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब ये वाला जो है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइज नहीं होगा क्योंकि इसमें आयन्स ही नहीं है, और जब ये आयोनाइज नहीं होगा तो जाहिर बात है ये इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा, और इन कॉम्प्लेक्सेस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लो होंगी, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आप कह लें कि लो होंगे, और ये ज़्यादातर जो है वो वोलाटाइल होंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें कौन सा आयन्स हैं। जी बेटा पूछो क्वेश्चन, पूछो क्वेश्चन। सर जी हमने तो पीछे पढ़ा था कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है, हाँ नॉन आयनाइजेबल होता है बिल्कुल। तो ये फिर कैसे आयनाइज हो गया, ये भी तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना। कोऑर्डिनेशन सफियर वाला पार्ट तो नहीं ना आयनाइज हुआ, वो जो कोऑर्डिनेशन सफियर से बाहर है वो आयनाइज होना है। 3 क्लोराइड जो कोऑर्डिनेशन सफियर से बाहर हैं, ये वाले, ये वाले 3 क्लोराइड जो बाहर हैं, ये वाले आपको जो नजर आ रहे हैं सर, ये वाले बाहर, इन्होंने आयनाइज होना है। जी अंदर वाला पार्ट जो हमने जी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है वो तो नहीं आयनाइज होगा। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या फर्क है आपको ये पता है। ओवरऑल जिस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन सफियर होगा ना, ये पूरा कंपाउंड जो है ये कोऑर्डिनेशन जी कंपाउंड है। अब ये वाला इतना जी पार्ट है कोऑर्डिनेशन सफियर, कोऑर्डिनेशन सफियर को हमने जी किससे इनक्लोज किया है, स्क्वायर ब्रैकेट से, ये नहीं ब्रैकेट से। आयनाइज होगा। ये जो हम बाहर जी वाला क्लोराइड है, जी सी क्लोराइड जो बाहर है जी ना, ये आयनाइज होने, ये आने दो। जी ठीक है, थैंक यू सर। ये हमारे पास है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं ना, एक उसका पार्ट होता है आयनाइजेबल, एक होता है नॉन आयनाइजेबल। तो ये वाला नॉन आयनाइजेबल जो है वो कोऑर्डिनेशन सफियर, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, और जो नॉन आयनाइजेबल है उसको हमने बाहर लिखा है। तो बहरहाल मैं इनकी आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा था कि जो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो इनर मेटालिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हैं, यानी जिन पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, ये बेसिकली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इन पे चार्ज नहीं है। वाटर आपको पता है पोलर कंपाउंड है, तो वाटर ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को अपने अंदर डिजोल्व नहीं होने देगा, ठीक है। ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिन पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वगैरह में हल होंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इनमें क्योंकि ज़ाहिर बात है चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान, तो एक दूसरे को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो आमतौर पर लो होंगे, और इसके अलावा ये जल्दी से वेपराइज हो सकते हैं क्योंकि इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़ी हैं। अगर हम इनर मेटालिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सेकंड ऑर्डर की बात करें तो जाहिर बात है ये आयनिक हैं, सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये आयनाइज हो जाएंगे, क्योंकि जब ये आयन जनरेट करेंगे तो जाहिर बात है फिर इनसे, इनके सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होंगे। इसके अलावा बेटा जो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं आमतौर पर जो किलेट्स हैं, ठीक है, इनको हम टाइट्रेशन के अंदर एज आ इंडिकेटर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैल्शियम आयन की डिटेक्शन के लिए हम एक लिगेंड का इस्तेमाल करते हैं जो किलेट बनाता है कैल्शियम आयन के साथ, उसका नाम है EDTA। अब EDTA जो है वो बेसिकली
पॉलीडेंटेट लिगेंड है और ये कैल्शियम के साथ जो है वो कैल्शियम के साथ इस तरह मैग्नीशियम के साथ ये क्या बना लेता है, ये रिंग कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। और इससे जो सोल्यूशन है उसका कलर चेंज होगा, यानी जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो देन कलर चेंज होगा। वैसे सोल्यूशन में फ्री अगर कैल्शियम आयंस पड़े हुए हैं, आपने ये 9th-10th में पढ़ा होगा, दो तरह का वाटर पढ़ा होगा, हार्ड वाटर और सॉल्ट वाटर। ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस के सॉल्ट्स हों तो उनको हम कहते हैं कि वो हार्ड वाटर है। हम कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन वगैरह को रिमूव करते हैं या उसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की जो कंसनट्रेशन है उसको मेजर करते हैं। इनके रिमूवल के लिए या इनकी कंसनट्रेशन मेजर करने के लिए हमने क्या कौन सा मतलब लिगेंड यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है ADTA, ठीक है। तो ADTA जो है ये बेसिकली हेक्साडेंटेट लिगेंड है। जब ये कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ बाइंड करेगा तो कैल्शियम के साथ बाइंड करके ये क्या करेगा, ये रिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा। EDTA जो है वो कैल्शियम के साथ बाइंड करके एक कह लें कि रिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। और इसका कोई ना कोई कलर होता है। जब इसका कोई ना कोई कलर होगा तो इसका मतलब है सॉल्यूशन के अंदर ये आयंस थे, ठीक है, जिसके साथ EDTA ने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की और सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए EDTA को एक तो इन आयंस की रिमूवल के लिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट की फॉर्म में लैदा हो जाएंगे, ये सॉल्यूशन में जो सॉल्युबल थे वो इनसॉल्युबल हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे क्या हुआ, ये जो EDTA हैं इनको हमने एज आ इंडिकेटर इस्तेमाल किया क्योंकि जैसे ही कैल्शियम के साथ ये बाइंड हुए तो इन्होंने सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज कर देना है, ठीक है। यानी ये हमारे पास जो कोई कलर्ड कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाएगा। इसलिए ना सिर्फ ये एज आ कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं बल्कि एज आ इंडिकेटर भी इस्तेमाल हुए हैं। अब अगर हम जो किलेट्स हैं उनकी स्टडी करें, इनकी स्टेबिलिटी के फैक्टर्स हैं, तो इनमें ना यहाँ पर 2 से 3 फैक्टर्स जो हैं, 3 से 4 फैक्टर उन्होंने उसको डिस्कस किया। तो वंस अ मिनट आप लोगों को तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन अ स्टेबिलिटी ऑफ क्लेट्स में साइज ऑफ क्लेटिंग रिंग। मतलब मैंने बताया कि जो 3 कॉर्नर्ड क्लेट है वो अनस्टेबल है, 4 कॉर्नर वाला उससे स्टेबल है, 5 कॉर्नर वाला उससे स्टेबल है और सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो 6 कॉर्नर वाला है, ठीक है। एक तो ये था कि रिंग का साइज़ अगर स्मॉल है जैसे 3-4 वाला वो अनस्टेबल है, 5-6 वाले जो हैं वो स्टेबल हैं। एक तो रिंग का जो साइज़ है वो क्लेट की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करता है। दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ क्लेटिंग रिंग्स, अगर मिसाल के तौर पर एक क्लेट है उसमें एक रिंग है और दूसरे क्लेट में 2 रिंग्स हैं तो जितने नंबर ऑफ रिंग ज़्यादा होंगे उतना वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मिसाल के तौर पर हम कॉपर की एग्जांपल ले लेते हैं। कॉपर में यहाँ पर जो है हम कहते हैं कि चारों के चारों मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं, अमोनिया लगे हुए हैं। अब इसमें नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं, नंबर ऑफ रिंग्स 0 हैं, ये सबसे अनस्टेबल है। यहाँ पर हम एक क्लेट बनाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कि कॉपर है, कॉपर के साथ जो है एक इथाइलिन डाइमीन जुड़ा है, NH2 CH2 CH2 NH2। जब ये वाला जो है इथाइलिन डाइमीन कॉपर के साथ जुड़ेगा तो एक रिंग बन जाएगा। हम कहते हैं कि यहाँ पर 2 जो है वो SH अमोनिया लगे हुए हैं, ये 2 अमोनिया लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो 2 मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ओवरऑल एक रिंग बन रहा है। ये इसमें क्योंकि कोई रिंग नहीं बन रहा था, इसमें एक रिंग बन रहा है, तो जिसमें एक रिंग बन रहा है वो स्टेबल है। और अगर हम नीचे ड्रॉ करते हैं एक और, इसमें हम कहते हैं कि 2 इथाइलिन डाइमीन लगे हुए हैं, ये इथाइलिन डाइमीन लगा हुआ है, एक हम कहते हैं कि यहाँ पर भी इथाइलिन डाइमीन लगा हुआ है, NH2 CH2 CH2 फिर NH2। ये देखें, ये ले सॉरी अगर आप लोगों को राइटिंग की समझ नहीं आ रही तो अब इसको वाइंड अप कर रहे हैं तो इसलिए हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ रिंग्स 2 हैं, ये वाला भी रिंग है और ये वाला भी रिंग है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें एक रिंग है, ये उसे थोड़ा स्टेबल होगा और इसमें कोई रिंग नहीं, ये सबसे अनस्टेबल होगा। यानी जितने नंबर ऑफ रिंग्स हैं वो ज़्यादा होंगे
उतना वो कंपाउंड जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह रेजोनेंस इफेक्ट है, अगर कोई किलेटिंग लिगेंड में अल्टरनेट जो है वो डबल सिंगल बॉन्ड हो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा हो जिसमें लिगेंड के साथ अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हो, यानी उसमें रेजोनेंस पॉसिबल हो, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। आप देखें ये वाला जो है इथाइलिन डाइमीन, इसमें क्या है, इसमें सारे बॉन्ड सिंगल है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, तो ये वाला अनस्टेबल है। लेकिन अगर किसी पॉलीडेंटेट लिगेंड में अल्टरनेट डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड ऐसे हों, तो वो जिसमें रेजोनेंस होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और इसके अलावा लिखा हुआ है किलेटिंग इफेक्ट। किलेटिंग इफेक्ट बेटा ये है कि जो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें किलेटिंग लिगेंड होंगे, यानी जिसमें रिंग स्ट्रक्चर होगा वो स्टेबल होगा, और जिसमें रिंग स्ट्रक्चर नहीं है वो अनस्टेबल होगा। किलेटिंग इफेक्ट क्या था, किलेटेड कॉम्प्लेक्स आर नाउन एज टू बी मोर स्टेबल देन नॉन किलेटेड कॉम्प्लेक्स। ये नॉन किलेटेड कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, और ये किलेटिंग कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें जो है रिंग स्ट्रक्चर है वो मौजूद है। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है और ये वाला जो है वो अनस्टेबल है, ठीक है। इसको हम कहते हैं किलेटिंग इफेक्ट। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। इसमें अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो अभी कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले, तो वरना फिर 5 मिनट के अंदर मैंने जल्दी जल्दी में आप लोगों को मेटल का जो चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट करना है वो तरीका बताना है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले। मेरे पास 7 मिनट हैं, तो किसी का हैंड रेज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि ऑल इज़ वेल, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों को अब मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि हम मेटल का चार्ज जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास बेटा कुछ एग्जांपल्स आपको नीचे लिखी हुई नज़र आ रही हैं, हम इनकी ऊपर ट्राई करते हैं कि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखो, ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स, इसमें हमने देखना है कि मेटल पे कितना चार्ज है। हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ देखो ये हमारे पास लगा हुआ है बाहर पोटाशियम, एक पोटाशियम पे होता है +1, दो पोटाशियम पे होगा +2, यानी बाहर वाला जो साइड है उस पर +2 चार्ज है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स आपको न्यूट्रल नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जितना +2 है उतना -2 है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है इसमें CuCN4 इस पे चार्ज है -2। अब ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -2, कॉम्प्लेक्स का चार्ज, कंपाउंड का चार्ज नहीं, कॉम्प्लेक्स का, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इस पे चार्ज है -2। अब कॉम्प्लेक्स का चार्ज डिपेंड करता है मेटल के चार्ज पे और लिगेंड्स के चार्ज पे। मेटल का चार्ज लेट हमने फाइंड आउट करना है, कॉपर का चार्ज, और जो लिगेंड है यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है या न्यूट्रल लिगेंड है। आपको पता है साइनाइड जो है वो -1, एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है। तादाद कितनी है साइनाइड्स की, 4 है। इसका मतलब है 4 साइनाइड पे जो चार्ज है वो -4 है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, -2। हमें कॉपर का चार्ज नहीं पता, ये -4 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। तो 4 में से 2 निकाले तो इसका मतलब है कॉपर पे जो चार्ज आ गया वो 2 है। कॉपर पे चार्ज 2, 4 साइनाइड पे चार्ज -4, तो +2 को -4 में से मतलब -2 न्यूट्रलाइज हो गया, नेट बच गया -2, तो जो इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ गया। इस तरह हम कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब अगर आप उससे नीचे वाली एग्जांपल देखो तो इससे नीचे वाली एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है कि सिल्वर के साथ जो है 2 अमोनिया जुड़े हुए हैं और एक क्लोराइड जुड़ा हुआ है। क्लोराइड जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, इस पे चार्ज होगा -1, तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा +1, यानी कि सिल्वर जिसके साथ 2 अमोनिया लगे हुए हैं, इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +1। अब हमने मेटल के ऊपर चार्ज मालूम करना है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज है +1 वो किस पे डिपेंड करता है, मेटल के चार्ज पे और लिगेंड्स के चार्ज पे। अब लिगेंड जो है अमोनिया वो न्यूट्रल है, ठीक है। एक लिगेंड पे कितना चार्ज है, 0, तादाद कितनी है, 2, तो 0 2 ज़ार तो 0 हो जाएगा। और अब इसका मतलब ये है कि सिल्वर पे जो चार्ज है इट्स सेल्फ +1 है, ठीक है। इस तरह हम मेटल का चार्ज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इससे आप नीचे वाली एग्जांपल में आ जाएं।
यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो सोडियम जो है इस पे चार्ज होता है +1 जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे चार्ज 0 है। इसका मतलब है अगर यहाँ +1 है तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा -1, यानी इतने हिस्से पे चार्ज है -1, यानी आप कह लें Ag, सॉरी Ag नहीं है, Al एल्यूमिनियम है और इसके साथ जुड़े हुए हैं 4 हाइड्रोक्साइड। इस ओवरऑल पे चार्ज है -1 क्योंकि इसके साथ एक सोडियम जुड़ी हुई थी। अब ओवरऑल चार्ज -1 है। इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज जो है ओवरऑल वो मेटल के चार्ज और लिगेंड के चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। मेटल पे चार्ज हमने कैलकुलेट करना है, एक हाइड्रोक्साइड पे चार्ज होता है -1, तादाद इनकी 4 है, 4 1 यानी 4 1 -4 हो जाएगा और ये -1 है तो ये -4 इधर आगे हो जाएगा +4 और ये -1, तो इसका मतलब है एल्यूमिनियम पे जो चार्ज आ जाएगा वो +3 आ जाएगा। तो इसी तरह अब हम इस पे डिटरमिन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है ये नीचे एक स्पीशी है, जैसे हम से कैलकुलेट कर लेते हैं इस वाले का। अब एक क्लोराइड बाहर है, इस पर चार्ज होगा -1, इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा +1, ठीक है, यानी इस कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वो है +1 COEN2Br2 और इस पे चार्ज है ओवरऑल +1। अब कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज ओवरऑल +1 है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मेटल का चार्ज प्लस लिगेंड का चार्ज। लिगेंड में इथाइलिन डाइमीन न्यूट्रल है, इस पे चार्ज 0 होगा, तादाद 2 है, प्लस एक ब्रोमाइड पे चार्ज -1 होता है, इनकी तादाद भी 2 है। तो अब कोबाल्ट पर चार्ज जो है वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे? ये 2 1 -2 हो जाएगा, -2 इधर आगे +2 हो जाएगा, +2 और +1 ये मिलके हो जाएंगे +3। इसी तरह बेटा अगर आप लोग इस कॉम्प्लेक्स पे अगर आप चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हो तो बाहर 2 क्लोराइड है, इसका मतलब बाहर चार्ज -2 होगा, इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +2 होगा। तो यहाँ पर आप देखो इस कॉम्प्लेक्स पे जो ओवरऑल चार्ज है वो कितना है? +2। अब ये इसका जो ओवरऑल चार्ज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कोबाल्ट के चार्ज को, जो हमने कैलकुलेट करना है, प्लस अमोनिया पे चार्ज होता है 0, तादाद कितनी है? 4। वाटर पे भी चार्ज कितना होता है? 0, तादाद कितनी है? 1, प्लस एक क्लोराइड पे चार्ज होता है -1 और तादाद इनकी भी 1 है। ये 4 0 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, ये 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 आ जाएगा और इधर है +2 और यहाँ है कोबाल्ट, ठीक है, और ये -1 दूसरी तरफ जाएगा, +1 हो जाएगा और ये +2 है, तो इसका मतलब है ओवरऑल कोबाल्ट पे चार्ज आ जाएगा +3, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम मेटल के ऊपर चार्ज जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मैं आपको जल्दी से एक बता देता हूँ, ये वाला जो हमने कल पढ़ा था, ये वाला जो, अब इसमें इस मेटल पे चार्ज हम कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर बेटा आप देखें नाइट्रेट बाहर कितने लगे हुए हैं? 4 नाइट्रेट लगे हुए हैं, इन पे चार्ज होगा -4, एक नाइट्रेट पे होता है -1, 4 नाइट्रेट पे होगा -4, इस कॉम्प्लेक्स पे होगा +4, ठीक है। अब ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स है उस पर चार्ज है +4। अब यहाँ पर कोबाल्ट एक नहीं, कोबाल्ट कितने हैं? 2, यानी हमने 2 कोबाल्ट यहाँ लिख लेने। अच्छा, 4 अमोनिया इधर है, 4 अमोनिया इधर है, तो इसका मतलब है एक अमोनिया पे चार्ज होता है 0, तादाद इनकी कितनी है?